हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। और हम लोगों की चल रही थी एससी वर्मा सीरीज। आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। तो देखो आज आखिर होने क्या वाला है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे एससी वर्मा सीरीज चल रही थी और चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम लोगों का क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। चैप्टर 1, 2, 3 क्या था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। आज से हम लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगी। वो ये दो चैप्टर हैं। अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है सदिश राशियों का गणित, यानी हम तो कहें कि वेक्टर यानी सदिश को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 को, यानी कलन शास्त्र को। किसको? कलन शास्त्र। कलन शास्त्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, अवकल समीकरण, बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंट है। ये दो चैप्टर हैं, ये हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे। इसीलिए थंबनेल में लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो के बच्चे तो मैथ्स पढ़ेंगे नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब मैथ वाले बच्चे इन दोनों चैप्टर्स को बहुत केयरफुली पढ़ लेंगे। पहला वाला चैप्टर तो हमारे फिजिक्स में भी है बेटा। इसके बाद अगर एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो जब हम लोग देखेंगे मोशन इन 1D में, यानी सरल रेखीय गति में, उसमें शुरुआत ही हमारी वेक्टर से हुई है। सारा का सारा वेक्टर हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर बहुत बहुत जरूरी है, पूरी फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो केयरफुली इनको हम लोगों को पढ़ना है और बहुत ही कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते चलना है। अब जो शुरुआत होगी वो हम ऐसे कहें कि रियल फिजिक्स की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो इसमें कोई आपको टेंशन होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो भी चैप्टर थे वो सब थ्योरी वाले थे। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोगों का वेक्टर समाप्त हो जाएगा। अगले लेक्चर में वेक्टर का हम लोग क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे। उसके अगले लेक्चर में कलन शास्त्र पढ़ लेंगे और कलन शास्त्र के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे। तो 4 लेक्चर में हम लोगों की सारी मैथमेटिक्स जो हमारी जिंदगी में काम आने वाली है, 11th 12th और आईआईटी जेई या नीट जहां पे भी काम आएगी। फिजिक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपकी जो जो बेसिक मैथ्स है वो कंप्लीट नहीं है। तो आज का लेक्चर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वेक्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें कोई दिशा नहीं होती। परिभाषा देखो, पढ़ते हैं, लिखी हुई है परिभाषा। परिभाषा है, जिन राशियों का मान बताने के लिए सिर्फ एक संख्या तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, जो अंक गणित के नियमों के अनुसार जुड़ती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कोई भी राशि है, जैसे हम लोगों ने लिखा, हम लोग मार्केट में आलू खरीदने के लिए गए, यानी द्रव्यमान के लिए गए और खरीद लिए 2 किलोग्राम आलू। तो क्या इसमें 2 किलोग्राम क्या है, इसका परिमाण है, यानी मैथमेटिकल वैल्यू है। और केजी क्या है, इसका मात्रक है। तो वही बोल रहा है, एक संख्या यानी देखो 2 और एक मात्रक यानी देखो किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा डायरेक्शन की, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। बताओ 2 किलोग्राम में कहीं पे आपको दिशा की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं। तो ऐसी राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मात्रक यानी मैथमेटिकल संख्या का क्या होती, जरूरत होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग इसको अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं। ऐसी राशियां जिनको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे समझना, हम लोगों ने कह दिया कि हम लोगों ने किसी वस्तु के ऊपर, जैसे मान लो ये वस्तु रखी है, जैसे ये क्या रखी है, किसी सरफेस के ऊपर एक वस्तु रखी है। हमने कहा कि हमने इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा दिया। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। लेकिन अगर 5 न्यूटन का बल लगाए तो ये वस्तु खिसकेगी। अब 5 न्यूटन का बल लगाने से ये वस्तु इधर भी खिसक सकती है और इधर भी खिसक सकती है। तो अगर हम कहें कि हमने इसके ऊपर बल लगाया है, तो बल के लिए हमें संपूर्ण बात बताने के लिए एक दिशा की आवश्यकता होगी। अगर इस वस्तु के ऊपर हम लोग इस डायरेक्शन में बल लगाएं तो ये वस्तु इस डायरेक्शन में ही खिसकेगी। अगर इस वस्तु के ऊपर हम लोग इस डायरेक्शन में बल लगाएं तो ये वस्तु इस डायरेक्शन में ही खिसकेगी। तो बल के लिए हमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ एक दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां। इसलिए बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सारी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी सदिश राशि। जैसे देखो 5 न्यूटन, इसमें मैथमेटिकल नंबर और मात्रक तो है ही ना। देखो न्यूटन मात्रक है, 5 एक मैथमेटिकल वैल्यू है।
लेकिन इसके साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। अब एक बात देखो, किसी भी राशि को, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर ऐसे एक तीर लगा होगा जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, आपको ये बात क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। वेक्टर राशियां जो भी रहेंगी उनके ऊपर एक ऐसा तीर लगा होगा जिसे हम लोग वेक्टर कहेंगे। घटक, किसी भी वेक्टर का घटक क्या होता है समझना। जैसे हम लोग बल का ही एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक क्या है, कोई भी एक क्या है, पिंड है। अगर हम लोग बल तो उसके ऊपर इधर लगा रहे हैं, लेकिन वो खिसक इधर रहा है। देखो ये बड़ी बात है। जैसे मान लो किसी वस्तु के ऊपर तुमने एफ बल लगाया इधर, लेकिन वो खिसक रही है वस्तु इधर। इसका मतलब ये जिधर खिसक रही है उधर क्या चीज है? उधर बल का एक घटक है। बल का क्या है? एक घटक। घटक, ठीक है। और फिर किसी भी भौतिक राशि के दो घटक होते हैं। देखो क्या है घटक की परिभाषा, देखो क्या है। सदिश के घटक यह निर्धारित करते हैं कि उसे किस तरह से बांटा जाए, किस तरीके से बांटा जाए। जब भी किसी क्वांटिटीज को अगर हम लोग खुद से घटक करने के लिए बोले तो देखो एक मेथड देखना, एक ट्रिक टाइप की देखना। अगर हम लोग कहें कि कोई एक ए वेक्टर इधर है, ठीक है, इसके दो घटक करो, तो इसके दो घटक होंगे। एक होगा वाई अक्ष में घटक, क्या होगा? वाई अक्ष में। और एक होगा एक्स अक्ष में। और दोनों घटक एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि दो घटक होते हैं किसी भौतिक राशि के, दोनों घटक एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी ये जो वाई अक्ष में है और एक्स अक्ष में है, इन दोनों के बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री का घटक है। लेकिन अगर पहले से घटक दिया गया है, जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु के ऊपर बल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वस्तु खिसक इस डायरेक्शन में रही है, मतलब उधर उसका एक घटक काम कर रहा है, तो दूसरा घटक इसके लंबवत, एक घटक हो गया, तो दूसरा घटक इसके लंबवत मान लो इधर की तरफ होगा, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई भी, जैसे ऐसे हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं, क्या बना रहे हैं? चतुर्थांश। कोई घटक अगर इधर है तो उसके दो घटक होंगे, एक वाई की तरफ इधर होगा और एक एक्स की तरफ इधर होगा। कोई वेक्टर अगर इधर है तो उसके दो घटक होंगे, एक इधर की तरफ होगा और एक क्या होगा? इधर की तरफ। कोई वेक्टर अगर इधर है तो उसके दो घटक होंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। अगर कोई वेक्टर इधर है तो एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे हम बना देते हैं, सब पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई वेक्टर इधर की तरफ है और तुम्हें घटक करने हैं इसके, तो उसका एक घटक इधर होगा और दूसरा घटक क्या होगा? इधर होगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई वेक्टर इधर है इधर की तरफ, तो उसका एक घटक इधर होगा और एक घटक क्या होगा? इधर होगा। अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर है जो कि इधर की तरफ है, इस वेक्टर का एक घटक इधर होगा और एक घटक क्या होगा? इधर होगा। अगर तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है इधर की तरफ, इसके दो घटक होंगे, एक घटक इधर होगा, एक घटक इधर होगा। ठीक है, घटक होंगे कैसे ये हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन ये तो तुमने करना है। अगर तुम्हें करने पड़ जाए किसी काम के लिए घटक, तो वो इस तरह से होंगे। लेकिन अगर दिया गया है तो कैसे होंगे? जैसे देखो, देखते हैं हम लोग। अगर अगर इसमें इधर जगह है नहीं, तो देखो एक नया पेज हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो एक, जैसे अगर कोई एक सड़क पट्टी है, देखना ध्यान से देखना। अगर कोई क्या है, एक सड़क पट्टी है और इसके ऊपर कोई पिंड क्या है, ऐसे रखा हुआ है और वो पिंड ऐसे खिसक रहा है। ठीक है, अब ये पिंड किसके द्वारा खिसक रहा है? सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिसक रहा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो इधर की तरफ लगता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, mg। लगता है कि नहीं लगता है? तो एक घटक है ये, mg का क्या है? एक घटक है। तो ये घटक ये है, एक दूसरा घटक क्या होगा? इसके 90 डिग्री पे होगा, एक घटक ये हो जाएगा। तो इस mg के दो घटक हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो इसके दोनों घटकों का मान क्या होगा? देखो mg नीचे की तरफ है, mg क्या है? नीचे की तरफ। एक घटक इधर की तरफ हो गया, दिया गया है परिणामी, एक घटक दिया गया है तो दूसरा तुमने अपने आप बना लिया। अब अगर ये एंगल थीटा दिया गया है तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। तो ये बात क्या है? जब भी कोई भी एक वेक्टर है, जैसे हमने कहा कि हमें एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, अब हमें इसके दो घटक बनाने हैं, तो बना लिए। एक ऊपर की तरफ बना लिए और एक इधर की तरफ बना लिए। अगर दिया गया है तो फिर अपने मन से चॉइस नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एक क्या हो गया, इधर की तरफ हो गया। अगर तुम्हें वेक्टर और किसी एक घटक के बीच का कोण पता है, मान लो ये थीटा कोण है, तो जो घटक थीटा से सटा हुआ है उसका मान होता है cos थीटा। क्या होता है?
कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, अगर ए वेक्टर का परिमाण ए है और ए अगर जो सटा हुआ नहीं है वो होता है ए साइन थीटा। क्या होता है? ये साइन थीटा। इस बात को दिमाग में लेके चलना कि किसी भी वेक्टर के दो घटक हैं। कितने घटक हैं? दो घटक। एक घटक अगर थीटा दिया गया है, वेक्टर और थीटा दिया गया है, तो जो सटा हुआ थीटा है वो क्या होता है? कॉस थीटा, और जो थीटा दूर होता है वो होता है साइन थीटा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर यही वाला कॉस थीटा हो, देखो ये साइन थीटा भी हो सकता है। अगर तुम्हें कोई एक ए वेक्टर दिया गया है और उसके दो घटक तुमने बनाए, एक घटक तुमने ये वाला बनाया और दूसरा घटक तुमने ये वाला बनाया, अगर तुम्हें ये वाला कोण पता है कि थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि देखो थीटा इस वाले घटक से सटा हुआ है, और अगर ये वाला हमारा जो घटक है ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। ठीक है, इतना हम लोगों को याद रखना है, किसी के घटक बनाते कैसे हैं और घटक करते कैसे। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमने कहा कोई एक पिंड है, कोई एक पिंड है और उस पिंड के ऊपर इधर की तरफ लग रहा है एफ वेक्टर। क्या लग रहा है? एफ वेक्टर। कहें कि इसके घटक बनाओ, तुम्हें अगर खुद से बनाने हैं, दिए नहीं गए हैं, तो क्या हो जाएगा? एक ऊपर की तरफ बन जाएगा और एक इधर की तरफ बन जाएगा। अब अगर तुम्हें थीटा दिया गया है, मान लो ये वाला थीटा दिया गया है, तो थीटा से सटा हुआ जो घटक है ये वाला ऊपर वाला, बेटा देखो ये पहला वाला घटक क्या है? थीटा से सटा हुआ है, और दूसरा वाला घटक क्या है? थीटा से दूर है। जो थीटा से सटा हुआ जो घटक है वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होगी नहीं घटक में। और देखो परिभाषा हम लोग जानते हैं, घटक आखिर होता क्या है? सदिश के घटक यह निर्धारित करते हैं कि उसे किस तरीके से बांटा जाए। तो आई थिंक आपको घटक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा से एक बार रिपीट में देखना, घटक वाले, सिर्फ घटक वाले टॉपिक को, तो हमको समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ घटक क्या होती है। चलो देखो डायरेक्शन, तो हम लोगों को क्या समझनी है कि दिशा क्या होती है। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग रेखाखंड बना दें, क्या बना दें? रेखाखंड। तो ऊपर की तरफ होती है उत्तर। क्या होती है? उत्तर। उत्तर दिशा होती है। क्या होती है? उत्तर दिशा। और इधर की तरफ होती है दक्षिण दिशा। क्या होती है? दक्षिण दिशा। दिशा। इधर की तरफ होती है पूरब, और इधर की तरफ होती है पश्चिम। क्या होती है? पश्चिम। बस क्लियर रहना चाहिए कि ऊपर की तरफ है उत्तर, नीचे की तरफ है दक्षिण, इधर की तरफ है पूरब और इधर की तरफ है पश्चिम। ठीक है, अगर हमसे कहा कि 10 मीटर पूरब का बनाओ, क्या बनाओ? 10 मीटर पूरब, तो हम लोग ऐसे बना देंगे 10 मीटर क्या है? पूरब है, 10 मीटर पूरब की तरफ। ठीक है, और ये अगर हम लोग इसको दिखाएं एक्स से, तो एक्स वेक्टर कितना हो गया? 10 मीटर पूरब की तरफ। अगर एंगल दिया जाए, कहे कि 20 मीटर, 20 मीटर पूरब से, कहां से? पूरब से 30 डिग्री दक्षिण की तरफ। किसकी तरफ? दक्षिण की तरफ। तो देखो ये पूरब है, और पूरब से 20 मीटर, तो घटक तो कहीं पे इधर है। ठीक है, और दक्षिण की तरफ कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे। तो ये बन गया हमारा दक्षिण की तरफ। सिर्फ डायरेक्शन सीखना है, इतना याद रखो। अभी इस टॉपिक में बहुत ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, बस। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है कि आपको समझ में आया होगा। ये है सदिशों को जोड़ना। दो वेक्टर्स को हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे? तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होती है दिशा। क्या होती है? दिशा। और एक होती है परिमाण। क्या होती है? परिमाण। ठीक है, अब अगर हम लोगों को दो वेक्टरों को जोड़ना है, किसको जोड़ना है? दो वेक्टर्स को, और जोड़ने के बाद उनका परिणाम निकालना है। अगर कोई एक ए वेक्टर है और उसका परिमाण है ए, क्या है? ए। कोई अगर बी वेक्टर है और उसका परिमाण है बी, क्या है? बी। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? अगर ध्यान से देखो, कोई मान लो एक ए वेक्टर है तो उसकी भी डायरेक्शन होगी, मान लो ये डायरेक्शन है। कोई एक बी वेक्टर है, उसकी भी एक डायरेक्शन होगी, और दोनों के बीच में थीटा कोण है। भाई दोनों सदिश राशियां हैं और दोनों सदिश राशियों को निकालना है। तो अगर हम कहें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या निकालो? परिमाण निकालो, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट। ए वेक्टर का क्या है परिमाण? ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा कोण है, तो 2ab cos थीटा।
तो इस बात को हमेशा याद रखना कि दो वेक्टरों को जोड़ने का परिमाण क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आगे हम लोगों का काम आएगा। अब सदिशों का परिणामी योग निकालने के लिए हम लोगों के दो नियम दिए गए हैं। एक है त्रिभुज का नियम, कौन सा नियम, त्रिभुज नियम, और एक है चतुर्भुज नियम। देखो त्रिभुज नियम क्या होता है, जैसे अगर तुम एक ए बिंदु से चले, ठीक है, ए से ऐसे चले और ए से पहुंचे बी बिंदु पे, और तुम फिर बी से सी पे चले, ठीक है, तो तुम पहुंच गए बी से सी बिंदु पे। तुम चले तो थे ए से और पहुंच गए सी पे। कहां पे पहुंच गए, सी पे। तो अगर हम कहें कि तुमने कितनी दूरी चली, कितनी दूरी चली इस फर्स्ट वाले केस में, तो तुमने दूरी चली, तुम ए से बी गए, यानी तुमने ए बी दूरी चली, कितनी चली, ए बी, प्लस फिर तुमने बी से सी गए तो तुमने चली बी सी, कितनी चली, बी सी। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कहें कि ये क्या है, अगर ये मान लो 3 मीटर है और ये कितनी है, 4 मीटर है, तो तुमने टोटल कितना चला है, अगर ये कितना है, ये 90 डिग्री, कितना है, ये 90 डिग्री है। अगर हम कहें तुमने 3 मीटर चला है, 4 मीटर चला है, तो तुमने दूरी कितनी चली है, ए बी का मान है 3 और बी सी का मान है कितना, 4, तो 4 3 तुमने 7 मीटर दूरी चली है, कितनी चली है, 7 मीटर। लेकिन अगर हम लोग यही वेक्टर में कहें तो तुमने कुल विस्थापन कितना तय किया है, तुम ए से चले हो और तुम सी पे पहुंचे हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन समझना, सीधा रेखा है वो। तुम ए से चले हो और तुम सी पे पहुंचे हो, तो तुमने कितना चला है, तुमने चला है ए सी वेक्टर, कितना चला है, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी टी वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर। इस बात को हमेशा क्या करना, याद रखना, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो ए सी वेक्टर है वही परिणामी हो गया, और जो कि आएगा 5 मीटर, क्या आएगा, 5 मीटर। इसको तुम लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है। चलो देखो आगे देखो, देखो जैसे ऐसा अगर इसको निकालना है तो निकाल भी सकते हो कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। यही होता है त्रिभुज नियम। देखो ये त्रिभुज बन गया ना, जैसे इसको देख लो एक बार, इसको एक और दूसरे पेज पे देख लो, जैसे इसको ग्रीन ले लेते हैं। जैसे देखो समझो, जैसे मान लो तुम किसी ए पॉइंट से चले और ए से पहुंच गए तुम बी पॉइंट पे, कहां पे पहुंच गए, बी पॉइंट से, और बी से तुम पहुंच गए सी पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट पे। तो तुम चले हो ए से बी, तो एक अगर इसका परिमाण देखो तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। इसका देखो तो हो जाएगा बी सी वेक्टर, क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर। तो तुमसे कहें कि ए सी वेक्टर कितना है, ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। दिस इज त्रिभुज नियम। चतुर्भुज नियम क्या है, चतुर्भुज, तो इसके बाद जस्ट क्या है, चतुर्भुज नियम है। देखो चतुर्भुज, ये आ गया त्रिभुज। अच्छा त्रिभुज के 2 बार लिखी है क्या, पीडीएफ बनी है, इसी में कर दिए हम। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, त्रिभुज नियम जोड़ने के लिए आता है। इसके बाद है चतुर्भुज नियम। देखो चतुर्भुज क्या है, देखो समांतर चतुर्भुज की अगर हम लोग बात कहें तो कुछ ऐसे होता है समांतर चतुर्भुज। पेंसिल अपनी चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ ऐसे होता है हम लोगों का, कुछ कुछ ऐसे होता है हम लोगों का समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर, इसको ऐसे, ठीक है, जिसमें ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं और बराबर होती हैं। और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। अगर हम लोग इसको कह दें ओ, इसको कह दें ए, इसको कह दें बी, इसको कह दें सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ओ बी क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण, विकर्ण। तो सिंपल सी कहानी ये है कि यहाँ पे एक वेक्टर हमारा ओ ए वेक्टर है, क्या है, ओ ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है क्या है, ओ सी वेक्टर, क्या है, ओ सी वेक्टर। तो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वेक्टर गया है हम लोगों का ओ ए वेक्टर, और दूसरा गया है कौन सा, ये तो ओ है और ये पॉइंट ए हो गया। एक दूसरा गया है ओ और सी, और अगर एक ये विकर्ण है जो कि क्या है, ओ बी है, क्या है, ओ बी। तो हम लोग कहेंगे कि जो ओ बी वेक्टर है, यानी जो विकर्ण है, वो इन दोनों विकर्णों के क्या हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा, यानी ओ सी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर।
ये है चतुर्भुज में। बस क्लियर सी बात है कि क्या है, क्लियर सी बात है कि कोई समांतर चतुर्भुज है, उसमें जो ये विकर्ण है वो ओ ए प्लस ओ सी वेक्टर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं चतुर्भुज नियम। बहुत ज्यादा इसका यूज अपने फिजिक्स में है नहीं, ठीक है, सिर्फ इसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। अब सदिश के प्रकार देख लेते हैं, यहां से क्या होती है, इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है। पहला लिखा है बराबर सदिश यानी इक्वल वेक्टर, दूसरा है शून्य सदिश, तीसरा है इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर, चौथा है स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, और पांचवा लिखा है विपरीत सदिश यानी अपोजिट वेक्टर्स। तो कुछ कुछ थ्योरी है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो समझते चलेंगे। भाई बराबर क्या होता है, जो इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल। तो कोई भी जैसे मान लो वेक्टर लिखा है, कोई लिखा है ए वेक्टर और कोई लिखा है बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर बराबर तब कहलाएंगे जब इनका परिमाण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, दिशा भी एक ही होगी। दिशा क्या होगी, एक, तभी ये कहलाएंगे। जैसे एक विस्थापन है, कोई एक बिंदु ए है और कोई दूसरा बिंदु बी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या है, अगर हम लोग सेम इसके समांतर एक दूसरी रेखा खींच दें, ये, और ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है, सेम लंबाई भी है, डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर ये सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर। तो यहां से पता चला कि ए बी वेक्टर बराबर होता है सी डी वेक्टर, ठीक है। जैसे हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे थे, जैसे एक ये हम लोगों का ये क्या है, मान लो समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये ए बी सी और डी। तो एक वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर, दूसरा हो गया डी सी वेक्टर। देखो दोनों की लंबाई भी क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ए बी वेक्टर यहां से किसके बराबर हो गया, डी सी वेक्टर के बराबर हो गया। तो बराबर सदिश क्या होते हैं, जिनके परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो, कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। क्या कहलाते हैं, इक्वल। शून्य वेक्टर क्या होता है, शून्य वेक्टर में परिमाण शून्य है। क्या शून्य है, परिमाण कितना है, शून्य है। जब परिमाण ही आपका शून्य है तो दिशा यहाँ पे होगी क्या, दिशा यहाँ पे होगी ही नहीं, वो तो बस प्रकार पढ़ लिए शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर जैसी कोई चीज होती ही नहीं, शून्य है मतलब जा तो दिशा है ना तो परिमाण है। किसी का परिमाण ही नहीं है तो दिशा क्या नापोगे। तुमसे कहें कि भैया 0 मीटर उत्तर में नाप लो, अब 0 मीटर उत्तर में कैसे नाप पाओगे, नहीं नाप पाओगे ना। तो शून्य वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण भी शून्य होता है, और परिमाण शून्य हो गया तो दिशा होती ही नहीं है। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, तो ये क्या चीज है, यूनिट, इकाई सदिश। इसका काम है, जब भी यूनिट वेक्टर को हम लोग दिखाएंगे तो कैप से दिखाते हैं। जैसे हम लोग मान लिए कि एक क्वांटिटी है ए, क्या है, ए। अब ए है तो इसके ऊपर अगर हम लोगों ने कैप लगा दिया तो ये बन गया इकाई सदिश। क्या बन गया, इकाई सदिश। सदिश जैसे देखो कैसे, अगर एक चतुर्थांश बनाए हम लोग, क्या बनाए, चतुर्थांश, और ऐसे है, इधर होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है, एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस, इधर होता है जेड एक्सिस, क्या होता है, जेड एक्सिस, इधर दूसरी तरफ होता है जेड एक्सिस, इधर तो होता है एक्स नेगेटिव, क्या होता है, एक्स। इसको थोड़ा सा सही कर लो, ठीक है, इधर की तरफ क्या होता है, एक्स डैश यानी एक्स नेगेटिव, एक्स डैश एक्सिस, यहाँ होता है वाई डैश एक्सिस, इधर की तरफ कहीं पे होता है जेड एक्सिस, क्या होता है, जेड एक्सिस, एक्सिस। अगर हमने तुमसे कहा कि 10 मीटर विस्थापन है एक्स दिशा में, किसमें है, एक्स दिशा में, तो देखो इसको लिखना काफी बड़ा सा है कि 20 मीटर विस्थापन है वाई दिशा में, 30 मीटर विस्थापन है जेड दिशा में। तो बार बार लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, इसके लिए एक बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने कह दिया बस 10 मीटर, क्या कर दिया, 10 मीटर। अब इसमें दिशा दिखाने के लिए तुम्हें कोई या तो बात जोड़नी पड़ेगी या तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सदिश ले लेते हैं जिसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिशा होगी, क्या होगी, दिशा। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग यूज करते हैं आई कैप, क्या करते हैं, आई कैप। वाई के लिए करते हैं जे कैप, जेड के लिए करते हैं के कैप। तो अगर कहीं पे लिखा है 10 आई कैप मीटर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये 10 मीटर कहाँ है, एक्स एक्सिस में। कहीं पे लिखा है अगर अगर कहीं पे लिखा है 10 जे कैप मीटर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वाई अक्ष में है कितना, 10। और ठीक है, अगर माइनस लिखा है, जैसे लिखा है -20 के कैप,
इसका मतलब है कि जेड की माइनस अक्ष में है, यानी माइनस दिशा में है, और किस में है, जेड अक्ष में है, क्योंकि के कैप लगा है। तो ये कैप का क्या फंडा है, कैप लगा है इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, जो सिर्फ इस बात को दिखा रहा है कि इकाई सदिश है। कैसा सदिश है, इकाई यूनिट वेक्टर। लेकिन ये आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा हम लोगों को लिखनी है। क्या लिखनी है, परिभाषा। तो चलो इकाई सदिश की परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या होती है इकाई सदिश की परिभाषा, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश, सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण, परिमाण एक होता है। देखो इसका इकाई नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो परिमाण है वो क्या है, एक होता है, लेकिन दिशा होती है। लेकिन क्या होती है, लेकिन, लेकिन दिशा होती है, दिशा, दिशा होती है। इसके प्रदर्शन के लिए कैप का प्रयोग करते हैं, ऐसे कैप किसी भी क्वांटिटी के लिए, ठीक है, कैप का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग कहें एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस की दिशा के लिए होता है आई कैप, सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का, और वाई एक्सिस के लिए होता है जे कैप सिंबल, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जेड एक्सिस के लिए क्या होता है, के कैप। तुम लोग कहोगे कि जेड एक्सिस क्या है, देखो 3D डायमेंशन में आ गया, चीजें 3D में चल रही हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और दिस इज जेड। जेड ये नहीं है बेटा, जेड है तुम्हारा इस तल के ऊपर की तरफ। जैसे समझना, अगर हम लोग इसको एक्स ले लें तो ऊपर की तरफ वाई चला गया, तो जेड तुम्हारी तरफ है बेटा, तुम्हारी तरफ। लेकिन क्या ये बन सकता है जेड, नहीं, इसलिए इसको थोड़ा तिरछा कर दिए जिससे वो लगे कि जेड एक्सिस है, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर जस्ट अगर हम लोग माइनस आई कैप लिखा है कहीं पे, या परिमाण में माइनस लगा है, इसका मतलब समझ लेंगे कि एक्स डैश की बात हो रही है, यानी एक्स अक्ष के नेगेटिव अक्ष की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो इकाई सदिश का सिर्फ काम इतना है कि इकाई सदिश का अगर हम लोग मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से कराते हैं, जैसे मान लो ऐसे था, जैसे कहीं पे लिखा था 10 मीटर, अब ये सिर्फ और सिर्फ परिमाण था, इसमें दिशा नहीं थी। हमको बताना है कि भैया एक्स एक्सिस में दिशा है, तो हम लोगों ने इसमें आई कैप से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब इसका परिमाण ही एक है, तो इसके परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और उसमें दिशा भी जुड़ गई। तो इकाई सदिश का किसी से गुणा कराने पर उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि एक से जब गुणा होता है तो कोई भी उसमें परिवर्तन होता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर क्या होता है। स्थिति सदिश देखो, अगर हम लोग चतुर्थांश बनाएं, क्या बनाएं, चतुर्थांश, और चतुर्थांश में, चतुर्थांश बनाएं, और चतुर्थांश में हमारे होते हैं 3 एक्सेस। कितने एक्सेस होते हैं, 3 एक्सेस। कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। एक्स हो गया, वाई हो गया, और जेड हो गया। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पॉइंट। ये वाला पॉइंट तो हम लोगों का मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बेटा, 0,0,0। जो ये पहले जीरो लिखा है, इस पहले जीरो को हम लोग कहते हैं कि एक्स अक्ष में कितनी दूरी चली गई, यानी एक्स अक्ष का परिमाण कितना है। जो दूसरा है वो वाई अक्ष का होता है, पहला एक्स की वैल्यू होती है, फिर वाई की होती है, फिर किसकी होती है, जेड की। ये सिस्टम तो हम लोगों को याद है। अगर किसी बिंदु की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी कहलाती है हमारी, परिमाण हो गया उस वेक्टर का, ठीक है। अगर मूल बिंदु को ओ ले लें, इस पॉइंट को ए ले लें, तो इस बिंदु, मूल बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो सदिश है, यानी जो ओ ए वेक्टर है, क्या है, ओ ए वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ। यही ओ ए वेक्टर क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है, जिसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई मूल बिंदु की दूरी कितनी है, 0 है। इधर एक्स वाई और जेड दूरी है, तो मूल बिंदु की 0,0,0 है, तो यही तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कुछ लोग परिभाषा को इस तरह से लिख देते हैं कि किसी भी सदिश को एक्स यानी आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में लिखने को ही क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा ऐसा नहीं है। एक्स, आई और जे ये तो सिंबल है ना, पूरा मेथड समझो। किसी बिंदु की पोजीशन को दिखाने के लिए, किसी बिंदु को 3D में दिखाने के लिए, किसी बिंदु को 3D में दिखाने के लिए
किसका यूज करते हैं, जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोजीशन यानी स्थिति सदिश कहते हैं, कि भाई वो बिंदु कहाँ स्थित है ये दिखा देगा हम लोगों को सदिश वेक्टर। तो अगर हम लोग कहें कि कोई एक बिंदु है 2,3,4, इसके लिए स्थिति सदिश लिखो, तो हम लोग लिख देंगे स्थिति सदिश, मान लो एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स आई कैप यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शंस तो क्या होती है, अपोजिट होती है, लेकिन परिमाण सेम होता है, अपोजिट वेक्टर कहलाता है। जैसे जैसे अगर हम लोग कोई एक पॉइंट ले लें, ए वेक्टर ए ले लें और दूसरा बी ले लें, ए और बी का विस्थापन लेके तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। अगर मान लो ये 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लीजिए 10 मीटर और ए बी वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए से बी की तरफ, क्या हो जाएगी, ए से बी की तरफ तरफ। लेकिन अगर हम लोग वही लिखें बी ए वेक्टर, अगर इसी को लिखें बी ए वेक्टर, बी से ए की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, बी से ए की तरफ, और ये इसका परिमाण तो 10 ही मीटर है। भाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुई है, और ये डायरेक्शन हो जाएगी बी से ए की तरफ, ए की तरफ। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर विपरीत सदिश हो जाएगा बी बी वेक्टर का। तो हमेशा होता है ए बी वेक्टर बराबर माइनस वी ए वेक्टर। वेक्टर में दिशा को जस्ट विपरीत दिखाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है 10i कैप बराबर माइनस 10i कैप, मतलब क्या है कि जस्ट डायरेक्शन क्या थी इस वाले वेक्टर की, अपोजिट थी, इसलिए माइनस लग गया। क्या लग गया, माइनस। दो स्थिति सदिशों को जोड़ना, दो पोजीशन वेक्टर को आखिरकार हम लोग कैसे जोड़ेंगे। अगर कोई लिखा है एक पोजीशन वेक्टर लिखा है, जैसे मान लो एक बिंदु है, ठीक है, इसके निर्देशांक है x1 y1 z1। रुक जाओ, इसको बिंदु से नहीं, इसको हम लोग सीधा सीधा समझते हैं, वेक्टर से ही समझते हैं। किसे समझते हैं, वेक्टर से। ठीक है, कहीं पे लिखा है ए वेक्टर, क्या लिखा है, ए वेक्टर, और ए वेक्टर बराबर लिखा है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और कहीं पे लिखा है v वेक्टर बराबर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ऐसे लिखा है। और तुमसे कह दिया कि निकालो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, एक्स एक्स के साथ जुड़ जाएगा, y1 y2 के साथ जुड़ जाएगा, आई वाले के साथ जोड़ते हैं, और वाई वाले के साथ, जेड वाले के साथ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, के कैप। इस तरह का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, अगर क्वेश्चन कहीं पे लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है कि कोई एक ए वेक्टर है, कोई एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और कोई एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो आई वाला आई वाले के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे वाले के साथ, और के वाला के वाले के साथ। तो यहाँ 2i कैप है, यहाँ 1i कैप है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3i कैप, कितना हो जाएगा 3i कैप। यहाँ जे है 3j कैप, यहाँ माइनस 2j, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा j कैप। क्या हो जाएगा, j कैप। यहाँ 4k कैप है, और यहाँ पे क्या है 3k कैप, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो प्लस 7k कैप। बस यही हो गया हम लोगों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान हो गया। ठीक है, किसी भी पोजीशन वेक्टर का परिमाण के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गया, किसी चीज के लिए गुणा हो जाओ। यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग और पढ़ते हैं, जो कि क्या रहेगा, जो कि रहेगा किसी पोजीशन वेक्टर का परिमाण। ठीक है, उसके लिए स्लाइड बननी पाई आज, पता नहीं किस तरह से स्लाइड बनाई गई है।
चलो देखो, इस पे हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, इस स्लाइड को थोड़ा अच्छे से किया जाए, नहीं तो बार बार इसको चेंज करना पड़ता है। हर एक टॉपिक के बाद एक स्लाइड क्या करनी चाहिए, अलग से लगानी चाहिए। तो चलो देखो इस पे, अगर हम लोग परिणामी देखें, क्या देखें, परिणामी, परिणामी किसका परिणामी, यानी परिमाण निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, परिमाण निकाल रहे हैं किसका, स्थिति सदिश का परिमाण, स्थिति सदिश का, सदिश का परिमाण, परिमाण। स्थिति सदिश का परिमाण क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा है, कोई एक ए वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका परिमाण हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस खत्म, यही है परिणामी। जैसे कहीं पे लिखा है ए वेक्टर बराबर, एग्जांपल देख लो, लिखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर का परिमाण हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 टू जा 4 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, रूट 22, ये है आंसर, ये क्या है आंसर, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, आगे है किसी सदिश को किसी संख्या से गुणा करना। अगर किसी सदिश को यानी किसी वेक्टर को हम लोग किसी संख्या से गुणा करें, या हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा और अलग करते हैं, ठीक है, इसमें जो जहां पे संख्या है, किसी वेक्टर में किसी अदिश राशि से गुणा करवाते हैं, किसे करवाते हैं, अदिश राशि से। चलो रुको, पेन पेन का कलर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग इसमें क्या करें, किसी अदिश से गुणा करें, चाहे संख्या बोलो चाहे कोई अदिश बोलो, क्या बोलो, अदिश, यानी किसी सदिश का जब किसी अदिश से गुणा होता है तो क्या होता है, देखो समझना। अगर हम लोग किसी एक पिंड की बात करें, किसकी बात करें, किसी एक पिंड की बात करें, हम लोग कहें कि इसके ऊपर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो, यदि इस पिंड का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, और जब इसके ऊपर बल लगाया गया तो इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और मल्टीप्लाई कर दिए, एम का मान कितना होता है 5 किलोग्राम, 5 इंटू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 5 टू जा 10 आ गया, कितना आ गया 5 टू जा 10। और एफ की डायरेक्शन क्या हुई, एफ की डायरेक्शन वही डायरेक्शन हुई जिस डायरेक्शन में ए के पास त्वरण था, यानी ए वाली डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन, तो ए की जो डायरेक्शन थी वही एफ की भी डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे सिर्फ ए क्या थी, हमारी सदिश राशि थी, क्या थी, सदिश राशि, और ए में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, अदिश राशि का मल्टीप्लाई हुआ है। तो कहानी समझना, जब एक सदिश राशि में जब एक अदिश राशि का गुणा होता है तो सिर्फ परिमाण का गुणा होता है, दिशा वही होती है जो एक सदिश राशि की है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझो, जब एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है, जैसे यहाँ पे एक त्वरण हमारी सदिश राशि है और ये क्या है, हमारी अदिश राशि है, तो जो हमारी आने वाली क्वांटिटी रहेगी वो भी सदिश राशि रहेगी, और उसकी दिशा वही होगी जो पहले एक सदिश राशि की थी। जैसे जैसे अगर हम लोग एक अदिश का गुणा कराएं, अदिश का गुणा कराएं किससे, सदिश से, सदिश से, तो गुणा होकर के सदिश ही आएगा, क्या आएगा, सदिश आएगा, और सदिश की डायरेक्शन क्या रहेगी, सदिश ही रहेगी, बस परिमाण में गुणा हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, परिमाण में। लेकिन कहानी बदलेगी तब जब दोनों सदिश राशियों का गुणा कराएं। भाई एक अगर मान लो सदिश राशि है ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, तो उसकी भी डायरेक्शन होगी, मान लो उसकी डायरेक्शन ये है, और कोई दूसरा है क्वांटिटी जिसकी, जिसको बोल रहे हैं बी वेक्टर, उसकी भी डायरेक्शन होगी, तो उसकी भी एक अलग डायरेक्शन होगी। जब दोनों सदिश राशियां हैं तो दोनों की अपनी अपनी दिशा है ना, तो कोई मान लो इधर है डायरेक्शन, कोई इधर है, और दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और दोनों के बीच में एंगल है मान लो थीटा, कैसा एंगल है, थीटा एंगल। तो जब दो राशियां सदिश हैं और जब हम लोग उनका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वहां पे जो मल्टीप्लाई होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है सदिश गुणन, क्या होता है, सदिश गुणन, और एक होता है अदिश गुणन। सदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है, हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। अब सदिश गुणन का एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस, सदिश का होता है क्रॉस गुणन, अदिश का होता है डॉट गुणन। देखो समझते हैं सदिश गुणन, अलग से स्लाइड भी है यहाँ पे।
सदिश गुणन क्या है? जब तुम्हारे पास कोई मान लो एक ए क्वांटिटी है और कोई दूसरी तुम्हारे पास बी क्वांटिटी है और दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसका क्रॉस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? क्रॉस। क्रॉस किस चीज को दिखा रहा है? क्रॉस इस बात को दिखा रहा है कि ये सदिश गुणन है। देखो सदिश गुणन का ही नाम क्या है? क्रॉस गुणन। जब दो सदिश राशियों का गुणा हो और आने वाली राशि गुणा होने के बाद जो चीज आई है वो भी कैसी राशि हो? सदिश राशि हो, तो उसके ऊपर ही वेक्टर लग जाएगा। जब दो सदिश राशियों का गुणा हो रहा है और आने वाली क्वांटिटी कैसी हो? सदिश राशि हो, तो वो क्या हो जाएगी? वो उस प्रकार का गुणन कहलाएगा हमारा सदिश गुणन। समझ में आ रही कहानी? जैसे एक ए वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन है, दूसरा बी वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर सी वेक्टर आया और सी वेक्टर की अपनी भी कुछ दिशा होगी कि दो सदिश राशियों का मल्टीप्लाई हो रहा है और आ रही है क्वांटिटी कैसी? सदिश राशि, तो सदिश गुणन। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे है हमारा अदिश गुणन। कैसा गुणन है? अदिश गुणन। इसको भी समझ लेते हैं बेसिक। अगर एक क्वांटिटी है ए वेक्टर, दूसरी क्वांटिटी है बी वेक्टर, इसको डॉट बोलते हैं। अगर दोनों के बीच में ऐसे डॉट लगाइए तो इसे पहचानने के लिए, तो जो राशि आएगी सी, इसके ऊपर कोई भी वेक्टर नहीं होगा क्योंकि ये कैसे राशि होगी? अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? अदिश। इसीलिए इसका नाम अदिश गुणन पड़ गया है। जब दो सदिश राशियों का मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की अपनी डायरेक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो तुम्हें प्राप्त क्वांटिटी होगी गुणनफल के बाद, यानी जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा गुणा के बाद, वो अदिश होगा। इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन या डॉट गुणन कहते हैं। लेकिन अगर दो सदिश राशियों का गुणा हो रहा है और तुम्हें प्रोडक्ट मिला है कैसा? सदिश, तो वो सदिश गुणन है, यानी क्रॉस गुणन है। कैसा गुणन है? क्रॉस। सिंपल सी अब कहानी है, समझना। एक ए वेक्टर है तो उसकी अपनी डायरेक्शन है। अगर ए वेक्टर का परिमाण को हम लोग ए बोल दें और बी वेक्टर के परिमाण को हम लोग क्या बोल दें? बी बोल दें, तो बी की अपनी डायरेक्शन। ए और बी के बीच में थीटा कोण है, तो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का परिमाण है ए और बी का परिमाण है बी, तो हो जाता है, फॉर्मूला आ जाता है ए बी, और यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? क्रॉस। तो ए बी साइन थीटा। ठीक है। और साथ ही साथ जो ए बी साइन थीटा आया है मल्टीप्लाई होने के बाद, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। सदिश। और इसीलिए यहाँ पे एन कैप लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एन कैप। एन कैप क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अब ए वेक्टर भी सदिश है, बी वेक्टर भी सदिश है, और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो तुम्हारी क्वांटिटी आ रही है वो भी सदिश राशि है, तो उसकी भी डायरेक्शन होगी। तो उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन आखिर है क्या। ठीक है। देखो, सदिश गुणन की डायरेक्शन, अगर तुम्हारे पास क्या है, कोई एक क्वांटिटी है ए वेक्टर। कैसी वेक्टर है? ए वेक्टर। और दूसरी क्वांटिटी है बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें? डायरेक्शंस की, तो सिंपल सा एक काम करना है, कर लेंगे। अपना दायां हाथ लेंगे और दाएं हाथ को ए वेक्टर की तरफ करेंगे। किसकी तरफ करेंगे? ए वेक्टर की तरफ। अपने दाएं हाथ को सीधा कर लिए, सीधा करके उंगलियों को किए ए वेक्टर की तरफ, और ए वेक्टर के करने के बाद बी वेक्टर की तरफ उंगलियों को मोड़ने का प्रयास करेंगे। ए वेक्टर की तरफ करेंगे उंगलियों को, इधर करेंगे, देखो इधर करेंगे, इधर ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करेंगे और बी वेक्टर की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। और क्या दिखाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में जिधर हम लोगों का क्या रहेगा? अंगूठा रहेगा, वो दिखाएगा किसकी डायरेक्शन? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है। ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करेंगे, बी वेक्टर की तरफ मोड़ेंगे। ये देखो, सीधा हाथ ले लिए, सीधा हाथ ए वेक्टर की तरफ कर लिए, बी वेक्टर की तरफ मोड़े, और जो हमारा अंगूठा रहेगा वो किसको दिखाएगा? वो दिखाएगा हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक बहुत अच्छा इसमें और नियम लिखा है, पैच का नियम। क्या लिखा है? पैच का नियम। देखो वेक्टर में जो ए वेक्टर लिखा है ना, यहां पे एक बात और समझो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगी बेटा। अगर जो पहले लिखा है, पैच को क्या करो? पहले से दूसरे की तरफ घुमाओ। पैच हम लोग कसते हैं और ढीला करते हैं, पैच को पहले से दूसरे की तरफ घुमाओ। पैच जिधर घुसेगा या जिधर खुलेगा, खुलेगा तो ऊपर की तरफ, घुसेगा तो अंदर की तरफ, वही डायरेक्शन हो जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। दाएं हाथ का नियम बहुत अच्छा रहता है। दाएं हाथ का नियम क्या क्या रहता है? हाथ को ऐसा खोल लिए, सिंपल सा खोल लिए, ए वेक्टर की तरफ कर लिए, उंगलियों को बी वेक्टर की तरफ मोड़ने का प्रयास किए, जो अंगूठा रहेगा वो दिखाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शंस। और यहाँ पे हमारे पास पाबंदी है, इसीलिए हम नहीं दिखा पा रहे। ठीक है ना बेटा? अब देखो,
डॉट मल्टीप्लाई, अगर जैसे एक ए वेक्टर है अपना, ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का बी वेक्टर, और दोनों के बीच में थीटा कोण है, ए वेक्टर का परिमाण ए है, बी वेक्टर का परिमाण बी है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। बस सिंपल सी कहानी है ए बी कॉस थीटा की, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं, लिखा है दो स्थिति सदिशों का अदिश गुणन। पोजीशंस वेक्टर का क्या लिखा है, अदिश गुणन लिखा है, टू पोजीशंस वेक्टर का अदिश गुणन। तो पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है, जैसे मान ली हम लोग कोई एक ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, जो कि लिखा है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और कोई दूसरा लिखा है बी वेक्टर बराबर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ऐसे लिखा है। और हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, गुणन निकालना है, यानी निकालना है ए वेक्टर, और कौन सा गुणन, अदिश गुणन, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सिंपल सा क्या होता है, देखो डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, सिंपल सी कहानी क्या हो जाएगी, अगर हम लोग उस तरीके से करें डेरिवेशन को, तो सबका मल्टीप्लाई सबके साथ कराएंगे, सबका मल्टीप्लाई सबके साथ कराएंगे, सबका मल्टीप्लाई सबके साथ कराएंगे। यहाँ पे ये देख लो कि अगर आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप हो रहा है, ठीक है ना, तो आई और आई क्या है, अगर दोनों का डॉट गुणन हो रहा है तो इसका परिमाण भी वन है, इसका परिमाण भी वन है, यानी वन डॉट वन, यानी वन मल्टीप्लाई वन, और क्या हो जाएगा, आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, देखो ये होता है हमारा एक्स, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और ये होता है जेड। आई और आई के बीच में 0 डिग्री एंगल है, क्योंकि दोनों एक्स की तरफ हैं, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, कितनी होती है, वन। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वन हो जाएगी। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वन। और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, यानी अलग अलग जितने भी आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, यानी अलग अलग का अगर डॉट हो रहा है, तो क्या होगी कहानी, अलग अलग का गैप है, मतलब सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। देखो ऐसे होते हैं घटक एक्स वाई जेड, अगर इसको हम लोग एक्स बोलें, इसको वाई बोलें, और इसको जेड बोलें, तो सब एक्स आई जे के आई सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे लिखा है आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का परिमाण कितना, इकाई सदिश है तो वन, और मल्टीप्लाई जे कैप का परिमाण कितना है, वन, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा कॉस 90, कितना हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो सबको जीरो कर देगा, क्या कर देगा, जीरो। तो जब हम लोग सबका सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ना, एक हमारे पास है ए वाला ए वेक्टर, देखो ये वाला एक हम लोगों के पास है एक ए वाला ए वेक्टर, और दूसरा हम लोगों के पास है ये वाला बी वेक्टर। जब इन दोनों का हम लोग डॉट मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ देखो, तो जब अलग अलग होगा आई कैप और जे कैप होगा, आई कैप और के कैप होगा, तो अलग अलग वाले सारे जीरो हो जाएंगे, बचेंगे सेम सेम वाले। तो देखो क्या होगा सेम सेम वाले के साथ, जैसे लिखा है x1 और x2, आई कैप डॉट आई कैप समाप्त होकर के उसकी वैल्यू बना जाएगी, तो सिर्फ x1 इंटू x2 बचेगा, इंटू y2 और y1 के साथ भी वही होगा, यानी y1 y2 प्लस z1 z2 के साथ भी वही होगा, z1 z2, क्योंकि के कैप खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन से समझ लो इसको, देखो अगर क्वेश्चन लिखा है ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है, और दूसरा लिखा है बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो अगर किसी ने कह दिया तुमसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, तो तुम सिंपली क्या करोगे, सबको सबके साथ मल्टीप्लाई, यानी आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 आई कैप लिखा है, 3 आई कैप लिखा है, तीन दूनी 5, प्लस जे कैप 3 है, 4 जे कैप 3 चार ती 12, प्लस 5 एकम 5, और सब जुड़ गया 5 5 10, और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। और 22 में कहोगे डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अदिश गुणन हो रहा है तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दो स्थिति सदिशों का सदिश गुणन। अब दो स्थिति सदिश हैं, इनका क्या निकालना है, सदिश गुणन निकालना है। चलो देखो देखते हैं,
एक है हम लोगों का ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर्स की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की वैल्यू है हम लोगों की, मान लो x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x2 नहीं, x1 तो इसमें सब वन वन रहेंगे, ठीक है। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और कोई दूसरा है बी वेक्टर, क्या है, बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्रॉस निकालना है, सबका सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसमें से भी डायरेक्शंस निकालो, क्या निकालो, डायरेक्शंस। अगर यहीं पे अगर बोर्ड होता ना तो पूरा हम स्मार्टली इसको क्या कर लेते, समझ लेते, लेकिन चूंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे वैसे भी समझ लेंगे। अगर वैसे मल्टीप्लाई कराएं तो देखो, वैसे मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, इसका इसका पूरे का आपस में मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर ए वेक्टर लिखा है तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। और यहाँ पे लगा है क्रॉस, क्या लगा है, क्रॉस। और लिखा है बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। हो गया। देखो समझते हैं, उसी तरीके समझते हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के पास पर्याप्त संसाधन है इस चीज को पढ़ने के लिए। ऐसे कर लिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बेसिकली सबका सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और कुछ इस तरीके से आएगा। देखो x1 आई कैप का गुणा होगा x2 आई कैप से, तो आ जाएगा x1 आई कैप और इंटू x2 आई कैप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 x2 आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप। देखो ऐसे हो जाएगा। x1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x2 से होगा, और यहाँ आई कैप है, यहाँ पे भी क्या है, आई कैप, तो आ जाएगा x1 x2 आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। प्लस इसी प्रकार हो जाएगा x2 x1 y2 x1 y2 आई कैप क्रॉस क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है। ऐसा सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मेथड क्या रहेगा, ऐसा सबका सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आएगा जो कि हम लोग जानते भी हैं। क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो परिमाण का फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। और फिर इसमें कैप भी होता है, यानी आई और जे के साथ अगर जब मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे आई और जे का देख लो, आई कैप क्रॉस जे कैप का। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग का ये है आई कैप, क्या है आई कैप, ये है हम लोगों का जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप का परिमाण तो वन वन है, तो वन इंटू वन। लेकिन यहाँ पे कौन सा कैप आएगा, यानी डायरेक्शन क्या आएगी, आई कैप क्रॉस आई कैप की। तो दाया हाथ लेंगे, दाया हाथ देखो देखो देखना सैम, ऊपर तरफ गया, आई कैप की तरफ है, उंगलियों को जे कैप की तरफ मोड़े, अंगूठा अंदर की तरफ है, किसकी तरफ है, अंदर की तरफ। यानी कि अंदर की तरफ क्या है, माइनस के, क्या है, माइनस के। ध्यान से देखो, ये है, तुम लोगों को अंदर की तरफ लग रहा है ना, उधर की तरफ, क्योंकि कैमरा उधर है। बेटा ये क्या है, ये बाहर की तरफ है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे करना, आई कैप की तरफ करना, उंगलियों को जे कैप की तरफ मोड़ना। ये अंगूठा हमारा बाहर की तरफ है क्योंकि हमारी तरफ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा आई कैप क्रॉस जे कैप जब करोगे तो इनका क्रॉस आ जाएगा के कैप, क्या आ जाएगा, के कैप, इस तरीके से आएगा। लेकिन जब तुम आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। इसी तरीके से सारे के सारे सेम वाले खत्म हो जाएंगे, आई कैप खत्म हो जाएगा, जे कैप खत्म हो जाएगा, के कैप खत्म हो जाएगा, और सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अलग अलग सारे बचेंगे, अलग अलग सारों में डायरेक्शन से निकलेगी। इसी प्रकार जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप लिखा होगा तो के कैप आ जाएगा, और जे कैप क्रॉस आई कैप लिखा होगा तो माइनस के कैप आ जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्शन निकाल के फिर सबको जोड़ देंगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये मेथड बड़ा क्या है, टाइम टेकिंग और बहुत लेंदी मेथड्स हो गया बेटा। तो हम लोग इस तरीके से तो इसको पढ़ेंगे नहीं। हम लोगों के लिए ये स्पेशल, ये तो इस तरह से हम लोग तो इसको याद भी नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं।
इसी प्रकार हम लोग क्रॉस निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसके जगह पे हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रिक एक मेथड, जिस मेथड का नाम है आब्यू मेथड, आब्यू विधि। कहोगे वो क्या ट्रिक है, वो काम नहीं आएगी? नहीं, किताबों में भी वो मेथड लिखा है, क्योंकि जानते हैं ना लोग कि इस तरीके से निकालना क्या है, बहुत ज्यादा टफ काम है। कैसा काम है? टफ काम है। हमारा बहुत पुराना लेक्चर है, उसमें देखना बोर्ड पे हम लोगों ने इस मेथड से भी निकाला है पूरा का पूरा रिजल्ट, और बहुत इजी तरीके से निकाला गया, लेकिन टाइम टेकिंग है। कैसा है? टाइम टेकिंग। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे इसका जो रियल मेथड्स है, यानी जो आब्यू मेथड्स है, उसको देखते हैं। देखो आब्यू मेथड्स क्या है, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आ गया, इसके पहले एक ये निकालते हैं। चलो, व्हाइट स्लाइड तो और अच्छी लगती है, तो कोई उसमें दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, व्हाइट के ऊपर लिखेंगे ब्लैक से। लो तो देखो कैसे आब्यू को सॉल्व कैसे करना होता है। आब्यू को सॉल्व करने के लिए देखो ऐसे, जैसे हम लोग का लिखा है एक ए वेक्टर, क्या लिखा है? ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे लिखा है। और यहाँ पे लिखा है v वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इस तरीके से लिखा है। अपन को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसके लिए एक आव्यूह बनाते हैं। ऐसे ऐसे एक आव्यूह बन गया। यहां पे हम लोग लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद सारे यहाँ पे परिमाण लिखेंगे। परिमाण क्या है? x1 y1 z1। यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 z1। यहाँ पे लिखेंगे x2 y2 z2। ये हम लोगों का आव्यूह बन गया। क्या बन गया? आव्यूह। और हर एक आव्यूह को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? मेथड्स। तो पहले हम लोग आव्यूह को सॉल्व करना सीख लेते हैं, जिससे ये मेथड आ जाएगा, और मेथड आ जाएगा तो फिर हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस पे देखते हैं आव्यूह। जैसे आव्यूह बना है, आव्यूह है 3/3 का। किसका है? 3/3 का, जिसमें 3 स्तंभ भी है। जैसे लिखा है 3 2 4 1 2 3 5 6 2, ऐसे क्या लिखा है? एक आव्यूह लिखा है। इस आव्यूह को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। आव्यूह को सॉल्व करते ही सबसे पहले पंक्ति में हम लोग चिन्ह लिख लेंगे। शुरुआत होगी प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे चिन्ह हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, डिसाइड कर लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको शो करेंगे। ये हमारी पंक्तियां क्या है? पंक्तियां। ये है हमारे स्तंभ। क्या है? स्तंभ। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक पंक्ति को लेके, किसी भी एक स्तंभ को लेके। हम लोग सबसे आसान है, क्योंकि हम लोग आव्यूह नहीं पढ़ रहे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे। आव्यूह चैप्टर है मैथ्स का तुम्हारा इंटर में, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के लिए जो मैथ्स है वो पढ़ रहे हैं। और ये टॉपिक का यूज आया है किसमें? वेक्टर में। तो बहुत आसान शब्दों में समझेंगे, किसी को भी टेंशन की आवश्यकता लेनी नहीं है। ये भी बहुत इजी मेथड है बेटा। देखने में जो कठिन लग रहा है वो कठिन है नहीं, तो समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले शुरुआत होगी इससे। चिन्ह डिसाइड कर लिए, प्लस माइनस प्लस कर लिए। सबसे पहला चिन्ह चुनेंगे 3, तो यहाँ पे लिख लिए 3। क्या लिख लिए? 3। क्या 3 पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, तो 3 को हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। इसके बाद ऐसे 2 लाइन खींच दो। और क्या लिखो इसके अंदर? इसके अंदर देखो क्या लिखेंगे। जिस तुमने एलिमेंट को लिया है, सबसे पहले देखो 3 को लेना है, फिर 2 को लेना है, लेकिन 2 को माइनस में लेना है, फिर 4 को लेना, तभी हमने ये प्लस माइनस प्लस किया है। आराम से कर लोगे, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले वाले को हम लोग को प्लस में लेना है, और ऐसे खींच लिए। अब इसमें क्या करना है? जिस एलिमेंट को लिए उसकी पंक्ति और उसको स्तंभ को गायब करके देखो कि क्या कहानी है। देखिए, ये हमारा 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2। तो 3 की जो पूरी की पूरे जो स्तंभ है वो ये है। स्तंभ ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला स्तंभ है, और ये वाला पंक्ति है। तो सिर्फ इतना बचा है। इतना बचा है, इतना। ठीक है, देखो ये वाली चीज, यही वाली चीज तो बची है। बची कि नहीं बची है? वो बाकी सारी चीज गायब हो गई। तो कितना बचा है? 2 3 6 2, यही तो बचा है। 2 3 6 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 6 2। इसके बाद दूसरा एलिमेंट तो माइनस ले लिए, तो ले लिए -2। उसके बाद उसका स्तंभ और उसकी पंक्ति गायब, और बाकी लिखते हैं। तो बचा है 1 3 5 2। क्या बचा है? 1 3 5 2, क्लोज। उसके बाद क्या है? 4 वाले को लो। 4 वाला किस में लोगे? प्लस में।
तो +4, उसका स्तंभ गायब और उसकी पंक्ति गायब। ये स्तंभ है उसका और ये क्या है, पंक्ति है। क्या बचा है, 1 2 5 6, तो बचा है 1 2 5 6। ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसका और माइनस इसका, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसका माइनस इसका, इसका मल्टीप्लाई इसका और माइनस इसका, तो ऐसे हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 2 का गुणा हुआ 2 से, 2 दूनी 4 और माइनस 6 × 18, तो -18 ब्रैकेट बंद, -2 2 एकम 2 2 और -5 × 3 15, फिर +4 ब्रैकेट 6 एकम 6 और -5 दूनी 10। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। 18 में से 4 गया, कितना बचा, 4, तो 14, 14 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, जो आएगा सबको हम लोग यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स बची है, क्या बची है, मैथमेटिक्स। ऐसे अब भी सॉल्व होगा। सबसे वाली ऊपर वाली पंक्ति को प्लस माइनस प्लस, और सबसे पहले जिस एलिमेंट को प्लस में लेंगे उसकी पंक्ति उसको और उसका स्तंभ को गायब करके देख लेंगे। इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं आप व्यू को, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें बेसिक एक फॉर्मूला आना है। कैसे फॉर्मूला आएगा, देखो सबसे पहले तो चिन्ह डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति है हमारी आई कैप, जे कैप और के कैप, दूसरी है एक्स और x1 y1 z1, तीसरी है x2 y2 और z2। सबसे पहली पंक्ति में ये इसको लेंगे प्लस, इसको लेंगे माइनस, इसको लेंगे प्लस, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है आई कैप, क्या लिया है, आई कैप, और उसके बाद सॉल्व करने लग गए, ठीक है। फॉर्मूला आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। आई कैप ले लिए, आई कैप की पंक्ति स्तंभ गायब, बचा है y1, क्या बचा है, y1 z1 और y2 z2, ठीक है। और ये हमारा क्या है यहाँ पे क्लोज। उसके बाद माइनस वाला, माइनस जे कैप, और क्या बचा है, जे कैप का स्तंभ गायब, जे कैप की पंक्ति गायब, बचा x1 x2 y1 z1 z2, क्या बचा है, x1 x2 z1 और z2। उसके बाद ये है हमारा प्लस, प्लस के कैप, और के कैप में क्या है, के कैप में भी हमारा z1 z2 गायब, x1 y1 x2 y2, तो ये क्या बचा है, x1 y1 x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे आई कैप, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका इससे, तो y1 z2 y1 z2 माइनस y2 z1 y2 z1, ठीक है। माइनस जे कैप वाला क्या हो जाएगा, जे कैप, जे कैप, और ये हो जाएगा x2 z2 x1 z2 माइनस x2 z1 x2 z1, और प्लस प्लस वाला यहाँ पे k कैप और x1 y2 माइनस x2 y1। बस यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया कि x1, ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा, रिजल्ट। देखो रिजल्ट ही आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट हम लोग निकाल के लाए हैं वो लाए हैं ये y1 z2 माइनस y2 z1 आई कैप माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, x1 z2 माइनस x2 z1 जे कैप, और प्लस ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस x2 y1, और यहां पे लिखा है के कैप, ठीक है। ये है कहानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो हमें लगता है कि आप व्यू से सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को भी याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले को रटना है, इस फॉर्मूले को भी रटना नहीं है, रटना नहीं है, बस इस फॉर्मूले को देख लिए, निकाल लिए ड्राइव करके कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हम लोग बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको आप व्यू सॉल्व करना भी आ जाएगा। अगर किसी को नहीं आया है, वैसे सबको आ गया है, हमको ऐसा लगता है। किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है ये वाला टॉपिक, तो घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेशन में एक एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चंस भी हम लोग लिए थे, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या है वो क्वेश्चंस। कह रहा है वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप का परिमाण निकालें। तो आई कैप के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, जे कैप के साथ कुछ नहीं लिखा है 1। किसी का भी परिमाण क्या होता है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, क्या है,
ए वेक्टर। अगर जैसे मान लो ये क्या है, ए वेक्टर है, और ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका परिमाणिक परिणाम निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट आई कैप के साथ क्या लिखा है, वन लिखा है, तो वन का स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ क्या लिखा है, वन, तो वन का स्क्वायर। और ध्यान से देखो कि आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो प्लस ए वन ए टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी एक कन्फर्म है, तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, आ गया अंडर रूट टू। यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चित्र एबीसीडी में एक आयत है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, वेक्टर एसी का एबी की ओर घटक ज्ञात करें। देखो यहाँ पे ये हमारा एसी है, क्या है, एसी, ठीक है, ये जो कि हमारा क्या है, विकर्ण है, विकर्ण थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये क्या है, विकर्ण है, सीधा है। ये विकर्ण एसी है, देखो ऐसे है एसी, क्या है, एसी। और ये है हमारा एडी, क्या है, एडी। और ये है हमारा बीस, ए बी, क्या है, ये हमारा देखो ए है, और ये है हमारा सी, और ये है हमारा बी, और ये है हमारा डी, ठीक है। तो वेक्टर ए सी के लिए ए बी की ओर घटक, ये हमारा ए बी एक, अगर ए बी को हम लोग एक घटक मान लें तो ए बी की 90 डिग्री पे है, क्या, ए डी भी एक घटक है, तो ए बी की ओर ये वाला घटक हम लोग को निकालना है, यानी ए बी का घटक निकालना है। तो ए सी का मान कितना है, अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मान है 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर। अंडर रूट फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16, थ्री का स्क्वायर 9, अंडर रूट फोर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25, और 25 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको थीटा बोल दें, क्या बोल दें, थीटा बोल दें, तो एसी वेक्टर के दो घटक, तो ये वाला थीटा हो गया। एसी वेक्टर के दो घटक, एक है हमारा एडी, एक है हमारा डीबी, जिससे थीटा सटा होता है वो क्या होता है, एसी कॉस थीटा, क्या होता है, एसी कॉस थीटा। तो देखो एडी एबी जो घटक है, जो एबी जो घटक है वो क्या आ गया, एसी कॉस थीटा। तो एसी इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर लाल बटे कका से एल ए, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कॉस थीटा के लिए आधार क्या है, ए बी, क्या है यहाँ पे, ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ए बी, और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे एसी, क्या हो जाएगा, एसी। तो यहाँ से ये कट गया, तो ए बी का ए बी वेक्टर कितना आ गया, ए बी वेक्टर हम लोग आ गया ए बी, और जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसी प्रकार हम लोग सारे के सारे घटक कर लेंगे बेटा, ए बी का ए सी की ओर घटक, ए बी का क्या, ए बी का ए सी की ओर घटक, तो कहाँ है ए बी, ये है हमारा ए बी, और ये है ए सी, क्या है, ए सी, कितना है घटक, यही हो जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ए बी का। ऐसे नहीं होगा, देखो ये थीटा है, ठीक है, ये क्या है थीटा, तो ए सी की तरह इसका एक 90 डिग्री है। चलो एक और देख लेते हैं सवाल इसमें, एक सवाल ये वाला समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे मिटा देते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो देखो ए बी, ये है हम लोगों का ए बी, क्या है, ए और बी, जिसकी वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर। ए बी का ए सी की ओर घटक, और ये है हम लोगों का ए सी, क्या है, ए सी, और जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो कहाँ दी गई, हम लोग निकाले तो हैं 5 सेंटीमीटर। जब तुमको घटक दिया जाए तो क्या करोगे, उसके घटक के हिसाब से काम करोगे। तो ये ए बी का एक घटक है ए सी, तो ये इधर की तरफ होगा ए सी के 90 डिग्री पे, ठीक है, कुछ भी है मान लो ये 90 डिग्री है, ए सी की ओर निकालना है घटक, तो ये मान लो अगर थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा घटक, ये हो जाएगा हम लोगों का ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो सिंपल सी कहानी यही हो जाएगी, तो ए बी की तरफ निकालना है, तो ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, ए सी बराबर, ए बी की वैल्यू पती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए बी हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये थीटा है तो कॉस थीटा बराबर एल ए, आधार का मान है ए बी, कितना है ए बी, ठीक है, आधार, और बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा ए बी का मान कितना है 4,
4 का स्क्वायर 4 चौको 16, तो 4 गुणे 4 16, और AC का मान कितना है 5, तो 16/5 कितना आ गया बेटा, 16/5, ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है। तो ये जहां पे एंगल सटा हुआ होगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो इस सवाल को भी हम लोग, अगर किसी को नहीं आता है, सभी लोग आंसर कर देंगे। दो बचे हैं, सी बचा है और डी बचा है। इन दोनों सवालों को आप घर में क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे। और चलते हैं आगे। आगे कुछ है क्या, नहीं, बस आ गई हमारी थैंक यू स्लाइड आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेशन के साथ। थोड़ा सा तबीयत से थोड़ा सा लगा नासाज सी हो गई, 1 घंटे पढ़ाने में। इस समय हमने बताया था ना आपको कि तबीयत हमारी थोड़ी सी क्या चल रही है, इस समय खराब चल रही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहो, टेक केयर। अपने दोस्तों में वीडियो को जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा शेयर करो, जिससे SC वर्मा हम लोगों की जितनी पॉपुलर होगी उतना ज्यादा हम लोग क्वालिटी कंटेंट और अपलोड कर पाएंगे बेटा। ठीक है ना, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। गिव एंड टेक वाला रूल बहुत बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक तुम लोग गिव नहीं करोगे तब तक टेक कैसे कर पाओगे, यानी कैसे ले पाओगे। लेकिन हम तो देंगे ही, जो हमारा कमिटमेंट है, कमिटमेंट पे तो हम अपना रहेंगे ही रहेंगे। उसके बावजूद भी आप लोग क्या करो, इसको शेयर वगैरह करते रहो, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन क्या रहे, बना रहे। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर। मच्छरों से बच के रहो, अपने आसपास सफाई रखो, और ओके बाय।